हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर सेकंड। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। ठीक है। क्लास नाइन्थ में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है और याद होगा कि जब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? मोमेंटम। तो वही आज हम लोग क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ेंगे। क्या चीज? मोमेंटम। और समझेंगे कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक। थोड़ा बहुत तो सबको मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं। ठीक। मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं मोमेंटम? इट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। समझते हैं। जो मोमेंटम है, ठीक, इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। किससे? पी से। इट इज डिनोटेड बाई व्हाट? पी। ठीक। कहीं कहीं कैपिटल की और कहीं कहीं स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो है क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है उसको फॉलो करता है। कौन? मोमेंटम। सेकेंड, इट्स एसआई यूनिट इज एसआई यूनिट क्या होगा? अच्छा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। तो मास को हम लोग केजी में लिखेंगे और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। तो ये क्या है? एसआई यूनिट है किसका? मोमेंटम का। ठीक। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखते हैं? पी, और पी पे एरो। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। तो ये क्या है? हमारा मोमेंटम। जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है उस पे हम क्या दिखाते हैं? एरो लगा के दिखाते हैं। ठीक। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या? मोमेंटम क्या होगा? क्या होगा? तो हमको इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा, मास का और वेलोसिटी का। तो मास का क्या होगा? मास का तो m ही होगा। ठीक। और वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, यानी l t पे -1। l क्या है? लेंथ। t क्या है? टाइम। यानी कि ये क्या आ जाएगा? m/l/t-1। ठीक। तो ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है किसका? मोमेंटम का। डायमेंशनल फार्मूला तो आ ही रहा होगा सबको निकालने। ठीक है, ये काफी इजी सा कंसेप्ट है। ठीक। ठीक है, मोमेंटम हो गया। ठीक। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हम लोग जो मोमेंटम है उसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। ठीक। यानी कि अगर मान लें कि इधर क्या है? एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। ठीक। तो इधर के तरफ जो होगा मोमेंटम उसको पी एक्स से इंडिकेट करेंगे। इधर की तरफ जो मोमेंटम होगा उसको पी वाई से, और इधर की तरफ जो मोमेंटम होगा उसको पी जेड से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक। क्वेश्चन ये है कि इफ मास ऑफ ए बॉडी 5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक। मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक। देन फाइंड मोमेंटम। हमें ये निकालना है। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। मोमेंटम इज इक्वल टू होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? 5, और वेलोसिटी कितना है?
2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10i कैप प्लस 3 इंटू 5 15 आ जाएगा, 15j कैप प्लस 20k कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो px है वो क्या है 10 है। ठीक, py है ये कितना है 15 है। ठीक, और pz है ये कितना है 20 है। ठीक है, ये x के तरफ कंपोनेंट है, ये y के तरफ, और ये z के तरफ कंपोनेंट है, किसका, मोमेंटम का। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंटम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक, फर्स्ट लॉ हो चुका है, तो जाहिर सी बात है क्या पढ़ना है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता क्या है, जाहिर सी बात है मोमेंटम के ऊपर है, इसीलिए हम लोगों ने मोमेंटम को पढ़ा है। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट rate of change of momentum is directly proportional to external force applied on a body। ठीक, ये क्या बोल रहा है। ठीक, तो ये क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, और एक डेरिवेशन कर रखा है। ठीक, यहाँ पर क्या है, हम दोनों डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, क्लास 9th वाला भी और क्लास 11th वाला भी, पर क्लास 11th में 11th वाला यूज करेंगे, 9th वाला तो यूज करेंगे नहीं, पर दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वहां क्या होता था और यहाँ क्या होगा। पहले क्लास 9th वाला करते हैं। ठीक, कौन सा करेंगे, क्लास 9th वाला। ठीक, तो क्लास 9th में हम लोग क्या करते थे उस चीज को हम लोग समझ लें। मान लेते थे कि यहाँ पर एक बॉडी है। ठीक, वो शुरू में u स्पीड से मूव कर रहा है, जिसका मास क्या है m है। ठीक, और जैसे ही हम इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स, तो इसका जो वेलोसिटी है वो v हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। ठीक, और इसका मास तो वही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, मान लेते हैं ये t टाइम में इसका जो वेलोसिटी है क्या हो गया v, तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो क्या लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो ये कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो मोमेंटम फाइनल है और जो मोमेंटम इनिशियल है, अपॉन में क्या टी, यही फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है यहाँ पे क्या आ जाता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं, पी एफ माइनस पी आई अपॉन में टी। ठीक है, अच्छा, इस के का वैल्यू क्या होता है, 1, क्या होता है 1 होता है। तो 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 k इज इक्वल टू, अगर हम लोग 1 लिखें तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, पी एफ माइनस पी आई अपॉन में टी। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम यानी कि ये वाला, तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू v। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू v माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, यहाँ पे क्या होगा m u अपॉन में क्या t।
तो दोनों में मास कॉमन है, मास को हम लोग बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा v माइनस यू अपॉन में t, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये m a आ जाएगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या एक्सेलरेशन। वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे तो ऐसे, ठीक, क्योंकि जो फोर्स होता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। फोर्स को हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, ठीक है। अच्छा, एफ जो फोर्स है, ठीक, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो मालूम है, ठीक। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला हम फोर्स का लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला मास का लिखेंगे, और डायमेंशनल फार्मूला क्या, एक्सेलरेशन का। मास का क्या होगा m, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, दोनों मिल जाएगा तो कितना होगा एम एल टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ का दिख रहा है कि नहीं, ज्यादा नीचे नहीं ना हो गया, ठीक है, दिख रहा है एकदम बिल्कुल क्लीन, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, क्या चीज, एम एल टी माइनस टू, ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो क्लास 9th में ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। पर क्लास 11th में डेरिवेशन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, कैसे देखते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास 11th वाला देखेंगे, ठीक, इसको हटा दें। अच्छा, क्लास 11th में कैसे डेरिवेशन करते हैं, तो क्लास 11th में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ऐसे लिखेंगे dp बाई dt क्या बताता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये चेंज ऑफ टाइम, यानी ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F इज इक्वल टू क्या आएगा, k dp अपॉन में dt, ठीक है। अगेन k का वैल्यू क्या होगा 1, k का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो जो फोर्स आएगा ये कितना आएगा, dp अपॉन में dt, ठीक है। अच्छा, हमको मालूम है कि जो मोमेंटम होता है ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, d बाई डी टी, मोमेंटम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, ये दो फंक्शन है, एक मास है, क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। तो हम लोग दो फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मास को रहने देंगे, ठीक, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को सबसे पहले, तो ऐसे लिखेंगे प्लस, अब वेलोसिटी को रहने देंगे, ठीक, अब मास को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dm अपॉन में dt, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, क्या, ये जो चेंज इन मास है ये तो जीरो होगा, dm क्या होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि m जो है वो कांस्टेंट हम मानकर चल रहे हैं, ठीक। वैसे देखो, जो m है ये कांस्टेंट नहीं होता है, मास भी चेंज होता है, ठीक। अगर कोई भी बॉडी है, क्या है, कोई भी बॉडी अगर ये मोशन में है, ठीक, तो इस बॉडी का मास चेंज होगा। जैसे हम है, अगर किसी स्पीड से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरा मास चेंज हो जाएगा, पर बहुत ही कम होगा। पर अगर कोई बॉडी लाइट के स्पीड से क्या करे, मूव करे, या फिर लगभग इतने स्पीड से, या फिर इससे कम, या फिर इतने स्पीड से, ठीक, तो जो बॉडी है उसका मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तब हम यहाँ पे इसको भी कंसीडर करके चलेंगे, ठीक। पर हम लोग क्लास 11th में, ठीक, न्यूटन्स लॉ में मानकर चलते हैं कि जो मास है वो क्या है, मास क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन मास क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि चेंज इन मास जीरो, यानी ये पूरा जीरो आ जाएगा, यानी m dv बाई क्या आएगा, dt आएगा, क्या आएगा, dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, ये हमारा आ गया फोर्स का फार्मूला। तो क्लास 11th में हम ऐसे डिराइव करेंगे, ठीक। तो अगेन इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू
ए, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन कैसे हुआ है, ठीक है। एक बार आप लोग देख सकते हैं इसको चाहे तो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हो गया, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया होगा डेरिवेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा फोर्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। जो फोर्स है, ठीक, फोर्स, तो इट इज डिनोटेड बाई क्या, कैपिटल एफ, ये तो सबको मालूम है, ठीक। इट इज गिवन बाई एम इंटू ए, ठीक है। या फिर फोर्स को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। तो एफ इज इक्वल टू होता क्या है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, फोर्स इन एक्स के लॉन्ग, एफ वाई फोर्स इन वाई के लॉन्ग, और एफ जेड जो फोर्स है जेड के लॉन्ग, ठीक। तो हम लोग इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन में डी टी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, डी पी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप, ठीक। और यहाँ से डी पी वाई अपॉन में डी टी, और ये भी तो फोर्स है जेड के अलॉन्ग, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी पी जेड अपॉन में डी टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, के कैप, ठीक। तो दोनों साइड अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक, इन दोनों को, तो क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स अपॉन में डी टी, एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी वाई अपॉन में डी टी, और ऐसे ही एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी जेड अपॉन में डी टी, ठीक है। तो फोर्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला या फिर ये वाला, फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन कैसा लिया जाए, ठीक है। तो इफ ए बॉडी of mass 4 kg moving with if a body of mass 4 kg moving with initial velocity 3 I cap 2 J cap plus 5 K cap, ठीक है। an external force is applied on it and its velocity या फिर its final velocity become 6 I cap 7 J cap plus 5 K cap, ठीक। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एफ, मीन्स फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग चाहे तो, ठीक है। नहीं भी होगा तो हमको तो करना ही है। हो जाएगा क्या, देखते हैं क्या क्या गिवन है। मास गिवन में, मास कितना है 4 kg, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितना है
यहाँ पर है अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, ठीक, यहाँ पर क्या है, एक चीज मिसिंग है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 2 सेकेंड, ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर 2 सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो यानी इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं फाइनल को, ठीक, जनरली हम लोग u भी लेकर चलते हैं। 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। टाइम कितना है, तो 2 सेकेंड है, ठीक। तो मास कैलकुलेट हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो सकता है, सॉरी फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मास तो मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है नहीं, तो एक्सेलरेशन मालूम हो सकता है क्या, बिल्कुल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। तो v कितना है, v 6i कैप प्लस 7j कैप 5k कैप, ठीक। इसमें से क्या माइनस करना है, u 3i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, अपॉन में t। तो टाइम कितना है, टाइम 2 सेकेंड है, एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3i कैप, 7 में से 2 गया, 5j कैप, 5 में से 5 गया, 0 के बचेगा तो उसको रहने देते हैं, अपॉन में क्या 2। तो ये क्या हमारा एक्सेलरेशन है, क्या है ये एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मास कितना है, मास 4 kg, ठीक। एक्सेलरेशन कितना है, 3/2i कैप प्लस 5/2j कैप, ठीक। ये है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स कितना आएगा, इससे कैंसिल आउट होगा, 2 6i कैप प्लस 10j कैप, ठीक। इतना क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर सीधे न्यूटन, ठीक। ये हमारा क्या है, नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो था इतना था, मीन्स कि इतना फोर्स का रिक्वायरमेंट है, इतने फोर्स का क्या है, रिक्वायरमेंट है। अगर हम बॉडी को इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी की तरफ करना चाहते हैं, वो भी 2 सेकंड के अंदर, जिसका की मास कितना है, 4 kg, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। ठीक है, तो अगला हम लोग का टॉपिक है क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक। तो ये तो हो गया होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, देखते हैं, सबको मालूम ही होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जल्दी से न्यूटन थर्ड लॉ लिख देते हैं, क्योंकि सबको मालूम है क्या होता है, ठीक। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। स्कूल में एक एग्जांपल बहुत ज्यादा लिया जाता है, ठीक, कौन सा, कि एक हम है, एक हमारा दोस्त है, हम उसको एक चाटा से खींच के मारेंगे, ठीक, इतना तेज कि इसको गुस्सा आ जाए, तो ये भी गुस्से में हमको एक झापड़ मारेगा इधर, तो जितने जोर का हम मारेंगे उतना जोर से इसको गुस्सा आएगा, उतने जोर से ये मारेगा हमको। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, हम इधर मार रहे हैं, ये इधर मारेगा, है कि नहीं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। इसको थोड़ा सा क्लास 11th लेवल पे समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई वॉल है, क्या है, वॉल, ठीक।
और इस पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। तो अगर एक बहुत ही बड़ा दीवार है, जैसे ये हम इससे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक? तो ये जो दीवार है, ये भी हमारे ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक? तो अगर फोर्स इतना हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो वॉल है, ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? इधर की तरफ ये भी 50 न्यूटन का ही अप्लाई कर रहा होगा, ठीक? मतलब कि अगर इसको F1 मान ले और इसको F2, तो दोनों इक्वल है। F1 इज इक्वल टू F2, ठीक? पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है? समझ में आ गया होगा, ठीक? एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, ठीक? कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं एक बॉल है और हम इसको ऐसे उठाकर, ठीक, ऊपर की तरफ ऐसे लेकर जा रहे हैं, ठीक? तो ऐसे हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, खींचेगा। तो हम जितना इसको ऊपर उठाएंगे उतना नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ भी एक फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा है और एक फोर्स डाउनवर्ड की तरफ, ठीक? तो यहाँ भी क्या इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है? और ऐसे ही क्लास 9th में हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, ठीक? कि दो मास है, यहाँ पे m1 है और यहाँ पर क्या है m2 है, ठीक? और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, ठीक? तो हम मान लेते हैं कि हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो कैसे लिखेंगे? G m1 m2 अपॉन में क्या r स्क्वायर, यही होता है, ठीक? यहाँ पे r12 कैप लिख देते हैं, ठीक है? ऐसे ही जो फोर्स है सेकेंड पे ड्यू टू वन, ये कितना होगा? तो ग्रेविटेशन लॉ से ये G m1 m2 अपॉन में क्या r स्क्वायर होगा, ठीक? और इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? वो भी r21 होगा, ठीक? r21, ये क्या है? F फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू यानी इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, दो मास क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट, तो फोर्स वन पे लग रहा है मतलब मास पे इधर की तरफ, और ये क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब इस वाले पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये इधर और ये इधर, ठीक है? तो दोनों में इक्वल फोर्स है पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमको एक चीज मालूम है कि क्या ये ठीक है, ये F21, ठीक, ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर r12 माइनस में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल वेक्टर में हमने पढ़ लिया है कि जो वेक्टर है उसको रिवर्स करना है तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ता है, तो माइनस क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा 2 1, ठीक? तो ये माइनस हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? F12, ठीक? तो यही हमारा क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक, कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा क्या है? वॉल है, क्या है? वॉल है, ठीक? और इधर के तरफ हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 60 न्यूटन का। तो क्वेश्चन ये है कि कितने न्यूटन का फोर्स ये वॉल इस पे अप्लाई कर रहा होगा। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक, और ये इधर की तरफ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 60 न्यूटन का, तो ये जो वॉल है ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? 60 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 60 न्यूटन का। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हम इस पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अब कैसे फोर्स लगाएगा? ये ह्यूमन बीइंग थोड़े ही, पर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इधर से भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि इक्वल फोर्स है तभी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना मेरा ना इस वॉल का। तुम ऐसा सोचो कि यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक, इधर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इधर की तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं 60 न्यूटन का अप्लाई किए, पर इधर से भी 60 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई हो जाए तो क्या ये मूव करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही जो वॉल है, वॉल ये मूव क्यों नहीं कर रहा आगे की तरफ? क्योंकि ये जो वॉल है वो भी उतने ही न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ठीक है?
अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ना, ये वॉल मूव कर सकता है, ये जो वॉल है, ठीक, मूव कर सकता है, पर कब? वो इसके मास पे डिपेंड करता है, वॉल के। किस पे डिपेंड करता है? इसके मास पे, ठीक। तो इसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है, पर इतना हमें मालूम रखना है कि अगर हम इस पे 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा बैक हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये है क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना है ताकि कंसेप्ट क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।